दोस्तों, आज जो मैं कहानी पढ़ने जा रहा हूँ उस कहानी का नाम है ख़त्म कर दो स्टील को। कानून जब जब अपराधियों के हाथ का खिलौना बनकर सिसकता है, जुर्म जब जब से चढ़कर अट्ठास करता है, तब तब कानून को बचाने और जुर्म को ख़त्म करने आता है वह लो सिपाही जिसका नाम है इंस्पेक्टर स्टील, जिसका एक ही मकसद है उस शहर से अपराध को ख़त्म करना जहां पर वह मौजूद है। इंस्पेक्टर स्टील वन मैन आर्मी के नाम से प्रसिद्ध फर्ज की वह मशीन और अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए वह पूरी तत्परता से जुटा हुआ है और रात दिन राउंड द क्लॉक। इसलिए जैसे ही इंसानी दिमाग और स्टील शरीर वाला सुपर कॉप एक केस खत्म करता है, उसे दूसरा केस सौंप दिया जाता है। कोई गिरोह राजनगर में नकली दवाइयों की बाढ़ लाकर लोगों की जिंदगियों से खेल रहा है, उस गिरोह का पता लगाओ और ख़त्म करो उसे। ओके सर। आदेश मिलने के साथ ही सक्रिय हो गया इंस्पेक्टर स्टील अपनी सहायक इंस्पेक्टर सलमा और अपनी पूरी दिमागी तसल्लीता के साथ। यह म्यूजियम अस्पताल की सप्लाई है। पेपरों के हिसाब से गाड़ी में भरी दवा की एक एक शीशी और टेबलेट लेबलों को चेक कर सकते हैं आप। सब कुछ ओरिजिनल है। सही कह रहे हो तुम। पेपरों के हिसाब से गाड़ी में भरी शीशियाँ और पैकेट सभी ओरिजिनल हैं, लेकिन शीशियाँ और पैकेटों में जो दवाएं और टेबलेट भरी हैं वे सभी नकली हैं। यानी असली शीशियाँ और पैकेटों में नकली दवा और टेबलेटों की पैकिंग करके तुमने कानून की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है। लेकिन ना इस चेहरे पर इंसानी आंखें हैं जो तुम्हारे झांसे में आ जाएं, और ना इस मुंह में ऐसी इंसानी जीभ है जो रिश्वत को देखकर लार टपकने लगे। जो आंखें हमारी धूल से बंद नहीं होती वे हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं, और जिस जीभ में रिश्वत के नाम पर पानी नहीं आता उसे काट कर फेंक दिया जाता है। भड़ाक। और यह काम करता है प्रोटेक्टर। ट्रक के नीचे से निकलकर प्रोटेक्टर नाम उस शख्स ने इंस्पेक्टर स्टील को संभलने का मौका दिए बगैर उस पर हमला कर दिया। बड़ाम। प्रोटेक्टर का मतलब होता है रक्षा करने वाला, लेकिन मैं रक्षा सिर्फ अपने आदमियों की करता हूँ। तुम जैसे पुलिस वालों की तो मैं विनाश करता हूँ। कानून से खिलवाड़ करने वालों की रक्षा तो शैतान भी नहीं कर सकता। तो फिर तेरी क्या औकात है? अपने पैरों पर खड़ा हो जाता। अब इतनी भी ताकत नहीं बची थी प्रोटेक्टर में। इन पर नज़र रखो। मैं हेडक्वार्टर मैसेज भेजकर यहाँ पुलिस फोर्स बुलवाता हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं इंस्पेक्टर स्टील। मैं फोर्स के साथ पहुँच चुका हूँ। इंस्पेक्टर सुधीर कबरा। यस, इनकी इन्फॉर्मेशन मुझे को भी थी, तभी तो मैं इनके इंतज़ार में अगले नाके पर फोर्स के साथ मौजूद था। अगर तुमने इन्हें ना पकड़ा होता तो ये मेरे हाथ लगते। खैर, मतलब तो अपराधी को पकड़ने से है। तुमने पकड़ा या मैंने, एक ही बात है। यू आर राइट इंस्पेक्टर कबरा। आप बेहिचक अपने अगले मिशन के लिए रवाना हो सकते हो। इन्हें अस्पताल या हवाला जहाँ पहुँचाना होगा मैं पहुँचा दूँगा। थैंक यू इंस्पेक्टर। स्पेशल ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर स्टील सब इंस्पेक्टर सलमा के साथ शहर में घटने वाले किसी दूसरे अपराध की खोज में निकल पड़ा। तुम्हें अपराधियों की तरह इतना निश्चिंत नहीं होना चाहिए था। उसके लिए हेडक्वार्टर से ही फोर्स मंगानी चाहिए थी। तुम ऐसा इसलिए कह रही हो सलमा क्योंकि तुम इंस्पेक्टर कबरा को अच्छी तरह से नहीं जानती। वह राजनगर पुलिस का वह सिपाही है जिसकी ईमानदारी और जाबाजी पूरी डिपार्टमेंट में मशहूर है। डिपार्टमेंट में उसके बारे में कहा जाता है कि इंस्पेक्टर कबरा अपनी जान को अपने शरीर से तो निकलने दे सकता है,
लेकिन अपराध से संबंधित चींटी को भी नहीं निकलने दे सकता। इसलिए तुम यह सोचो कि वह कौन है जिसकी वजह से इस शहर में नकली दवाइयों की बाढ़ आई है। मैं हूँ वो, यानी सर्जन, जिसने दिल्ली को छोड़कर इस राजनगर को अपने कार्यक्षेत्र का अड्डा बनाया है और वह भागकर यहाँ राजनगर में आ पहुँचा था। इस शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मेडिकल सुपरिटेंडेंट बनकर मैं यहाँ जिस सावधानी से अपनी नकली दवाइयों का कारोबार कर रहा हूँ, उसके रहते मुझे कोई नहीं रोक सकता। जल्दी शहर में मेरा राज होगा। गजब हो गया सर्जन साहब। एक बहुत बुरी खबर है आपके लिए। आपकी दवाइयों का ट्रक इंस्पेक्टर स्टील ने पकड़ लिया। और क्या? उस इंस्पेक्टर स्टील ने आपके बेटे प्रोटेक्टर के शरीर की कई हड्डियां तोड़ दी हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है सर्जन साहब। आप चलकर अपनी आंखों से देख लीजिए। आपके बेटे को इलाज के लिए इसी अस्पताल में लाया गया है। अपने बेटे की हालत देखकर तो मानो सर्जन की हिस्टीरिया का दौरा पड़ गया। नहीं, बोटी कर दूंगा मैं उस इंस्पेक्टर की। माफ़ करना सर्जन साहब, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस इंस्पेक्टर के जिस्म में बोटियां है ही नहीं। उसका जिस्म फौलाद का है, सिर्फ दिमाग ही इंसानी है। उसका वह दिमाग इतना तेज और सतर्क है कि किसी भी खतरे को अपने तक नहीं पहुंचने देता। यानी तुम कहना चाहते हो कि इंस्पेक्टर स्टील इंसानी दिमाग को मात करना असंभव है। इसके कहने का मतलब तो यही है सर्जन, लेकिन तुम उस पर काम मत दो, क्योंकि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं। डॉक्टर वायरस, तुम यहाँ? हाँ, जब मुझे पता चला कि दिल्ली में नागराज और परमाणु से मात खाने के बाद तुम राजनगर चले गए हो, तो मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ आ गया। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। अब हम दोनों मिलकर स्टील का नामो निशान मिटाएंगे। बेटी की हालत ने तुम्हें उतावला बना दिया है, इसलिए तुम बिना सोचे समझे एकदम से इंस्पेक्टर स्टील को ख़त्म करने के सोच रहे हो। भूल गए हो तुम कि अगर हमने ऐसा स्टील को ख़त्म कर दिया तो सारे राजनगर की पुलिस ही नहीं, अपराध को भी ख़त्म करने के अभियान में लगे नागराज, ध्रुव, परमाणु, तिरंगा वगैरह भी हमारे पीछे पड़ जाएंगे, और तब हम चूहे के बिल में घुस कर भी खुद को नहीं बचा पाएंगे। तो फिर क्या करूं मैं? मुझे अपने धंधे में पार्टनर बनाने का वादा, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगा। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है डॉक्टर वायरस। मैं किसी भी कीमत पर इंस्पेक्टर स्टील को ख़त्म देखना चाहता हूँ। तो फिर ठीक है, सबसे पहले मुझे इंस्पेक्टर स्टील से संबंधित वह फाइल मंगवा दो जिसमें उसके बारे में डिटेल से बताया गया हो, और उसके बाद देखो कि कैसे मैं स्टील के चाहने वालों से ही कहते हैं कि ख़त्म कर दो स्टील को। डॉक्टर वायरस को जो चाहिए था उसे उस तक पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगी। इस फ्लॉपी में इंस्पेक्टर स्टील के बारे में सब कुछ है जो तुम जानना चाहते हो। बड़ी मुश्किल से मैं इसे पुलिस हेडक्वार्टर से यहाँ मंगवाने में कामयाब हो पाया हूँ। अत्यंत गुप्त दस्तावेज हैं यह। वेरी गुड। अब मेरे साथ आओ, मुझे इस फ्लॉपी के अध्ययन में तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए यहाँ एक भयानक षड्यंत्र रचा जा रहा है। वह इंस्पेक्टर स्टील। अब जल्दी घोड़े पर बैठो, नहीं तो घोड़ा निकल जाएगा। मंदबुद्धि जिलन ने तुरंत समझी स्टील की बात और उछलकर स्टील की पीठ पर बैठ गया। शाबाश, सवार बैठ गया है। अब घोड़ा दौड़ लगा देगा तिगड़ तिगड़। अजीब है दोनों का दिमाग का संबंध। अमर का फौलादी शरीर एंजल के इशारों पर नाचता है और एंजल का मंद दिमाग अमर के इशारों को खूब समझता है। आप सही कह रहे हैं अनीस भैया। अल्लाह करे उन दोनों के दिमाग का संबंध सदा बना रहे। ऐसा रहेगा तभी अमर के दिमाग से उसके बीवी बच्चों की याद निकल पाएगी और एंजल का दिमाग ठीक हो पाएगा।
अचानक वायरलेंस पर गूंजी उस आवाज़ ने स्टील को सतर्क कर दिया। कोई मुझसे संपर्क करना चाहता है, जरा एंजल को तो संभालना सलमा। एंजल को सलमा के हवाले करके स्टील ने अपना वायरलेंस सिस्टम ऑन किया। इंस्पेक्टर स्टील स्पीकिंग हेयर। मैं इंस्पेक्टर कबरा बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर, तुम्हारे लिए एक ज़रूरी सूचना है। समुद्र तट पर नकली दवाइयों की एक कंसाइनमेंट पहुँचने वाली है। तुम इस केस पर पहले ही काम कर रहे हो, इसलिए मैंने यह सूचना तुम्हें देना अपना फ़र्ज समझा। थैंक यू इंस्पेक्टर कबरा। मैं अभी अपराधियों को धर दबोचने पहुँचता हूँ। समुद्र तट पर कोई अपनी जगह से ना हिले। इंस्पेक्टर स्टील, भागो। खबरदार, जिसने भी भागने की कोशिश की उसे गोली मार दूंगा। इन्हें भागने दे इंस्पेक्टर। तेरे स्वागत के लिए हम रोबो निंजाओं की टीम यहाँ मौजूद है। ओह, मार्शल आर्ट कला में ये चारों एक्सपर्ट हैं, लेकिन मार्शल आर्ट से ये मेरे फौलादी जिस्म का क्या बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि ना तो इनके वार मेरे फौलादी शरीर पर कोई असर डालेंगे और ना ही इनकी तलवारें मेरे जिस्म को काट पाएंगी। ओह, अचानक स्टील को अपने मस्तिष्क में झंझनाहट होती महसूस हुई। तुरंत ही उसे अपनी विचारधारा बदलनी पड़ी। इनके तलवारों के बार मेरे शरीर को काट तो नहीं पा रहे, लेकिन मेरे उस इलेक्ट्रिक सिस्टम पर असर जरूर डाल रहे हैं जिसका संबंध मेरे मस्तिष्क से है। मुझे अपने उन अंगों को बचाना होगा जहाँ से इलेक्ट्रिक सिस्टम मेरे मस्तिष्क तक गए हैं। ओह, ये तो ठीक उन्हीं स्थानों पर वार कर रहे हैं और इसका हर बार एकदम सही स्थान पर लग रहा है, लेकिन ऐसा कैसे कर पा रहे हैं ये? क्या ये मेरे शरीर के बारे में जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। अगर ऐसा ना होता तो ये एकदम सटीक वार नहीं कर पा रहे होते, लेकिन इन्हें मेरे शरीर के बारे में पता कैसे चला? उफ, ये मैं बाद में सोचूंगा, पहले अपने बचाव के सोचूं, क्योंकि इसके सटीक वारों से मेरा दिमाग अब बुरी तरह से झंझनाने लगा है। बचने का हर संभव प्रयास तो किया स्टील ने, लेकिन उन फुर्तीले मार्शल आर्ट के खिलाड़ियों के आगे 450 किलो वजनी इसका शरीर मात खा गया। एक पल के लिए लड़खड़ा गया उसका भारी भरकम शरीर। यही वह पल था जब एक फाइटर ने उसकी पावर बैटरी को उसके शरीर से अलग कर दिया, लेकिन पावर बैटरी के अलग होने के बाद भी स्टील का शरीर गिरा नहीं। गिरता कैसे? अल्टरनेटिव पावर जो अभी भी उसके शरीर में मौजूद थी। पावर बैटरी के मेरे शरीर से निकल जाने के बाद मेरी सोलर पावर, अल्टरनेटिव पावर मुझे कुछ घंटे जिंदा रख सकती है। मेरे लिए स्थिति गंभीर है, इसलिए मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मैं इन फाइटरों को अपने पास भी ना भटकने दूं। स्टील की ताकत के आगे टिक न पाए उसके दुश्मन, इसलिए भाग खड़े हुए। ओह, चारों रोबो निंजा बोट में बैठकर भागने की फिराक में हैं। उन्हें रोकना होगा। गोलियां रोबो निंजाओं के फौलादी शरीर को जख्मी करने में असफल हुईं और स्टील उन्हें रोक पाने में। आखिर बाकी अपराधियों के साथ ये रोबो निंजा भी मेरे हाथों से बचकर निकल गए। मुझे हेडक्वार्टर सूचना देकर यहाँ मौजूद सारी नकली दवाइयों को जब्त करवा देना चाहिए, लेकिन इससे पहले मुझे अपनी पावर बैटरी वापस अपने शरीर पर लगा लेनी चाहिए। स्टील ने अपनी पावर बैटरी उठाकर वापस अपने शरीर में फिट कर ली और फिर हेडक्वार्टर सूचना देकर वह वापस लौट पड़ा। उफ, रोड पर 80 की स्पीड से ऊपर जाना गैर कानूनी है, लेकिन वह 150 स्पीड से भी ज़्यादा तेज जा रहा है। चालान कटेगा इसका। अपनी विशेष बाइक में भरी गति के एक एक कतरे का इस्तेमाल कर रहा था वह। उसका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि चालान आम आदमी के कटते हैं, पुलिस वालों के नहीं। कमाल है, कानून का रक्षक ही कानून तोड़ रहा है। इंस्पेक्टर स्टील है वह।
इंस्पेक्टर स्टील की स्पीड देखकर गियर ही नहीं अपने भी चकित रह गए। तुम इतनी रेस ड्राइविंग करके आए हो अमर, क्या हुआ तुम्हें? ओह अनीस, मुझे एंजल तक पहुंचने को जल्दी थी इसलिए यह गलती हो गई। कहाँ है वह? अपने कमरे में सलमा के साथ खेल रहा है, मैं उसके पास जाता हूँ। खिलौनों को रौंदता एंजल के रूम में दाखिल हुआ स्टील। ये तुम क्या किया अमर? जिन खिलौनों को तुम बड़े प्यार से एंजल के लिए लेकर आए थे उन्हें ही रौंद डाला। जो खिलौने पैरों के नीचे आए उसका रौंद जाना ही ठीक है। जबकि नन्हे एंजल ने अपनी नाराज़गी यूं दिखाई। अमर से अपनी नाराज़गी ऐसे ही जाहिर करता है एंजल गुस्से में आकर अपने दोनों हाथों से उसे पीटने लगता है। पीटता पीटता अमर उसे अपनी गोद में उठा लेता है तो एंजल खिलखिलाकर हंसने लगता है। अभी उसकी हंसी गूंजेगी क्योंकि अमर उसे गोदी में उठाने वाला है। अरे ये अमर ने क्या किया? उसने एंजल को झिड़क दिया और अब वो गुस्से में भरकर एंजल को चाटा मारने वाला है। ओ नो! 4.5 किलो वजनी स्टील का चाटा मासूम एंजल के चेहरे का क्या हाल करता, इस विचार ने कपा डाला सलमा को। लेकिन स्टील का चाटा एंजल के गाल से टकरा पाता उससे पहले ही सलमा ने छलांग लगाकर थाम लिया स्टील का हाथ। ये तुम क्या करने जा रहे हो? तुम होश में हो अमर? मानो नींद से जागा स्टील। क्या हुआ सलमा, तुम मेरे हाथ से क्यों लिपटी हो? क्या करने जा रहा था मैं? तुम गुस्से में भरकर एंजल को चाटा मारने जा रहे थे। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। क्या हुआ? मैं एंजल को चाटा मारने जा रहा था। नॉनसेंस! तभी वह अनीस भी आ पहुंचा। सभी कुछ जानकर वह एक ही निष्कर्ष पर पहुंचा। तुम्हारी बैटरी या किसी सर्किट में कोई गड़बड़ हो गई लगती है। मुझे तुम्हारा चेकअप करना होगा। यार मैंने कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर मेरा चेकअप? प्लीज अमर, बहस मत करो, आओ मेरे साथ। ओके, एस यू विश। कमाल है, मैंने तुम्हारे एक एक सिस्टम को कई बार चेक कर लिया है लेकिन मुझे नहीं कोई खराबी नज़र आई। मैं तो पहले ही कह रहा था लेकिन मेरी बात मानने को कोई तैयार नहीं। अरे भाई, एंजल के चक्कर में मेरा ध्यान थोड़ी देर के लिए ड्राइविंग से हट गया और फिर मैंने एंजल को डांटने के लिए थोड़ा हाथ उठा लिया तो कौन सा गुनाह कर लिया? क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं उसे डांट सकूं? तू तो नाराज़ हो गया यार। मैं तो रूटीन चेकअप के लिए तुझे यहाँ लाया था, तुझे बुरा लगा, इसके लिए सॉरी। और फिर तूने ये एंजल पर हक की क्या बात की? अरे वह मेरा नहीं तेरा बेटा है। तू तो उसे जान से भी मार डाल, मैं उफ तक न करूँगा। पागल, कोई अपनी जान को भी मारता है? मेरी तो जान बसी है इसमें। इसे कुछ हो गया तो मैं मर नहीं जाऊँगा। भावनाओं के भंवर में खोते स्टील के इंसानी मस्तिष्क को एक बार फिर वर्तमान के धरातल पर लेकर आई वह आवाज़। इंस्पेक्टर स्टील, इंस्पेक्टर स्टील, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? हेडक्वार्टर से कोई कमिश्नर साहब का मैसेज। तुरंत ही, यस सर, इंस्पेक्टर स्टील स्पीकिंग सर। तारा अपार्टमेंट में भीषण आग की सूचना है, तुरंत वहां पहुंचो। ओके सर। भीषण आग में गिरा तारा अपार्टमेंट, जहां सचमुच इंस्पेक्टर स्टील की ज़रूरत थी। तुम बहुत सही समय पर आए हो इंस्पेक्टर। भीषण आग की लपटों की वजह से हम इमारत के पास जाकर आग बुझाने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हारे शरीर पर आग का असर नहीं पड़ेगा इसलिए। बेवकूफ़ हो तुम। इस इमारत के आग बुझाने के लिए लाखों गैलन पानी बेकार करने की सोच रहे हो। तुम वाटर पाइपों को आग के से ज़्यादा पास ले जाकर आग बुझा सकते हो। जल्दी करो वरना इस इमारत की आग जल्दी ही इस पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लेगी। जबकि शहर की कई पूर्णवास कॉलोनियों में रहने वाले लाखों इंसान बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इस पानी को उनके लिए बचाओ।
अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? लगता है तुम हमें कोऑपरेट करना नहीं चाहते। अच्छा हटो रास्ते से, हमें अपना काम करने दो। ठहरो, मैंने कहा ना, तुम पानी बर्बाद नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। मेरे पास इस आग को बुझाने का एक और तरीका है। स्टील की मेगा गन से फायर हुआ उन रॉकेटों ने तुरंत ही इमारत के परखच्चे उड़ाकर बड़ाम उसे मलबे के ढेर में बदल दिया। अब ठीक है, अब इमारत की भीषण आग भी बुझ जाएगी और पानी भी बेकार नहीं जाएगा। आग बुझाने के लिए स्टील ने उस तरीके ने उसकी आला अफसरों की कुर्सियां हिला दी। पानी को बचाने और आग को ख़त्म करने के लिए तुमने इमारत को ही ख़त्म कर डाला। मैं पूछता हूँ, क्या ज़रूरत थी तुम्हें ऐसा करने की? मेरे यंत्र बता रहे थे कि 5 घंटे से पहले उस आग को किसी भी तरीके से काबू में नहीं किया जा सकता था और उसके बाद इमारत इस्तेमाल के काबिल नहीं रह पाती। ऐसी स्थिति में 5 घंटे तक पानी बहाने की क्या ज़रूरत थी? जबकि मेरे तरीके से कुछ ही मिनटों में आग पर काबू पाया जा सकता था। मैंने वही किया। मेरे तरीके से कुछ लाखों का नुकसान ज़रूर हुआ है सर, लेकिन ज़रा सोचिए, अगर आग फैल जाती तो कई हजार लाखों का नुकसान हो जाता। स्टील के जवाब ने निरंतर कर दिया सभी को। लेकिन कमिश्नर गुप्ता अभी भी संतुष्ट नहीं थे। स्टील ने अपने बचाव में दलील तो अच्छी दी है डॉक्टर अनीस, लेकिन मुझे कहीं ना कोई गड़बड़ ज़रूर लगती है, क्योंकि स्टील कानून की धाराओं के विरुद्ध काम कर रहा है। आप भूल रहे हैं कमिश्नर साहब कि स्टील मशीन के साथ साथ इंसानी दिमाग का भी मालिक है। कानून की धाराओं को तोड़कर उसने जो किया, हो सकता है उसके दिमाग ने वह सब मानवता की धाराओं के अंदर रखकर किया हो। यानी तुम्हें अपने दोस्त के दिमाग पर पूरा विश्वास है? यस, और जिस दिन यह विश्वास खत्म हो जाएगा उस दिन अपने दोस्त के उस फौलादी शरीर को मैं अपने हाथों से ख़त्म कर दूंगा। स्टील के प्रति डॉक्टर अनीस के विश्वास की वह इमारत जिस नींव पर खड़ी थी वह डगमगाने लगी थी। उस राष्ट्रीय स्मारक की तरह कोई नहीं बढ़ेगा। उसमें कई शक्तिशाली बम रखे हुए हैं और उन बमों को वहां रखने वाला ने चेतावनी दी है कि जब तक उसे 20 लाख रुपए नहीं मिल जाते तब तक अगर किसी ने उस स्मारक के लगे बमों को निष्क्रिय करने की कोशिश की तो वह रिमोट बम से फोड़ देगा। गृह मंत्रालय उससे बात कर रहा है, इसलिए जब तक अगले आदेश न आए स्मारक की तरफ कोई नहीं जाएगा। कानून और प्रशासन अपराधियों के सामने झुके, यह मुझे मंजूर नहीं सर। इसलिए मैं उस राष्ट्रीय स्मारक में लगे बमों को निष्क्रिय करने जरूर जाऊंगा। इंस्पेक्टर स्टील, तुम इधर कहाँ जा रहे हो? रुको, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, रुको। मेरे आगे बड़े कदमों को अब कोई आदेश नहीं रोक सकता। कमिश्नर पर वह वार करके उसे दूर फेंकने के बाद स्टील ने अपने कदम और भी तेजी से स्मारक की तरफ बढ़ा दिए और जैसे ही स्टील उस स्मारक तक पहुंचा वैसा हुआ जिसका डर था। कई गगनभेदी धमाके गूंजे और राष्ट्र की धरोहर उन छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गई जिनसे उस स्टील के सिपाही के जिस्म पर खरोंच भी नहीं आई। लेकिन इंसानी शरीर वाले बहुत से सिपाही अस्पताल जाने लायक हो गए। बड़ाम सरकार और प्रशासन के लिए असहनीय था स्टील का यह कार्य। तभी तो सभी एक स्वर में कह उठे, तुम्हारी फर्ज की उम्दा मशीन कानून की धाराओं का गुलाम इंस्पेक्टर स्टील नियंत्रण से बाहर हो चुका है। अब इस शहर को उसकी ज़रूरत नहीं डॉक्टर अनीस, इसलिए तुम्हें आदेश दिया जाता है कि ख़त्म कर दो स्टील को। नहीं। डॉक्टर अनीस के कंठ से निकली चीख इस बात की गवाह थी कि स्टील को ख़त्म करने के उस आदेश ने उस पर बिजलियां सी गिरा दी थी। लेकिन चीखने के सिवा वह कर ही क्या सकता था, क्योंकि जिस प्रशासन ने उसे स्टील के निर्माण के लिए कहा था
वही कह रहा था कि होना चाहिए स्टील ख़त्म। दोस्तों इसका दूसरा भाग मेरे YouTube चैनल कॉमिक्स तक में जाकर आप देख सकते हैं। तब तक के लिए विदा दोस्तों, जय हिंद।